मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर नामक कविता के कुछ अंश का अध्ययन किया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आप इसके आगे की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कवि कहते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पहले इसके शब्द समझिए। पोखर व बेटा तालाब को कहते हैं। लहरियों का अर्थ है लहरें। तल का अर्थ है पेंदा, यानी जो बिल्कुल निचला हिस्सा होता है किसी बर्तन का या किसी भी स्थान का, उसे पेंदा या तल कहते हैं। चकमकाना यानी चौंधियाना। अब इसका भावार्थ समझिए। कवि कहते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर। जब कवि मेड़ पर बैठा हुआ है, खेत की मेड़ पर बैठा है, तब वो कहते हैं कि वह उस स्थान पर पैरों के तले यानी वहीं पास में एक पोखर है, अर्थात तालाब है। उठ रही इसमें लहरियाँ, और हवा के चलने से उसमें लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और तालाब के जो नीली तली है उसमें भूरे रंग की घास उग आई है। ले रही वह भी लहरियाँ, और वह भी लहरियाँ ले रही हैं। क्यों ले रही हैं? क्योंकि जब तालाब का पानी हवा के चलने से हिल रहा है तो तालाब के अंदर जो भूरे रंग की घास उगी हुई है वह भी हवा के प्रभाव से हिल रही है। अब चूँकि दोपहर का समय है तो सूर्य की किरणें भी तालाब पर पड़ रही हैं। तो कवि कहते हैं, एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चकमकाता, कि उस पानी में सूर्य की परछाई आँखों को चौंधिया रही है। और किस प्रकार चौंधिया रही है? चांदी का एक बड़ा सा गोल खम्बा, और ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो जब तालाब में पड़ रही हैं तो वो चांदी के गोल खम्बे के समान प्रतीत हो रही हैं। वो चांदी के गोल खम्बे के जैसी दिख रही हैं। हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, और तालाब के किनारे कई पत्थर चुपचाप पानी पीते हुए दिख रहे हैं। कवि सोचते हैं कि प्यास जाने कब बुझेगी, कि इन पत्थरों की प्यास पता नहीं कब बुझेगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ तालाब के किनारे पर पड़े हुए हैं। अब इसका एक बार पुनः पूरा भावार्थ एक साथ देखें। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उसके निकट ही एक तालाब है। हवा के चलने से उसके पानी में लहरें उठ रही हैं। उसके तल में जो पानी के कारण नीला दिखाई दे रहा है, भूरे रंग की घास उग आई है। पानी में उठती लहरों के कारण वह भूरी घास भी हिलडुल रही है, अर्थात लहरियाँ उठती हुई दिखाई दे रही हैं। उस पानी में सूर्य की परछाई बन रही है, जो आकार में लंबी एवं गोल होने के कारण चांदी के खंभे जैसी प्रतीत हो रही है। सूर्य के इस प्रतिबिंब को देखने पर आंखें चौंधिया रही हैं। उस तालाब के किनारे कई छोटे छोटे पत्थर हैं। तालाब में लहरों के कारण पानी उन पत्थरों को बार बार भिगो रहा है। ऐसा लगता है कि ये प्यासे पत्थर तालाब में चुपचाप पानी पी रहे हैं। पत्थर लंबे समय से पानी पी रहे हैं, इसलिए कवि सोचता है कि पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। अगली पंक्तियां हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में, नीचे गले के डालता है। इसके शब्द समझिए बच्चों। मीन का अर्थ होता है मछली, या मछली का पर्यायवाची है। ध्यान निद्रा यानी ध्यान रूपी निद्रा। त्यागना का मतलब छोड़ना। चट का अर्थ है जल्दी। अब इसका भावार्थ समझिए। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। कवि कहते हैं कि तालाब के किनारे एक बगुला ध्यान में मग्न है, और वो अपनी एक टांग पानी में डुबाए खड़ा हुआ है। देखते ही मीन चंचल, और जैसे ही वो चंचल मछली को देखता है, ध्यान निद्रा त्यागता है और अपना ध्यान त्याग देता है, यानी वो इस तरीके का
अभिनय करता है कि वो ध्यान में मग्न है और एक टांग पर खड़ा रहता है। जैसे ही वह मछली को देखता है तुरंत वो अपना अभिनय त्याग देता है, अपना ध्यान त्याग देता है और चट दबाकर चोंच में और जल्दी से अपनी चोंच में जो मछली है उसको दबा लेता है और नीचे गले के डालता है और अपने गले से नीचे उतार लेता है। अब इसका भावार्थ दोबारा एक साथ समझिए। कवि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए कहते हैं कि जब वह तालाब में देखते हैं तो तालाब के पानी में बगुला अपनी एक टांग डुबाए ऐसे खड़ा है जैसे वह ध्यान लगाए हुए खड़ा हो, किंतु यह ध्यान तो दिखावटी है क्योंकि वह अभिनय कर रहा है। उसका ध्यान तो तालाब की मछलियों पर है और जैसे ही कोई चंचल मछली उसे नजर आती है वह अपना ध्यान त्याग देता है, यानी अपना अभिनय करना समाप्त कर देता है और उस मछली को अत्यधिक फुर्ती से चोंच में दबाकर खा जाता है, अपने गले के नीचे उतार लेता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। पहले इसके शब्दार्थ देखें। चतुर का अर्थ होता है चालाक, उजली अर्थ होता है चमकती हुई या सफ़ेद, चटुल का अर्थ होता है चंचल और गगन आपको पता है आसमान का पर्यायवाची है। अब इसका भावार्थ समझिए। कवि कहते हैं कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, और जब कवि देखते हैं कि जो आपका बगुला है वो झट से मछली को अपने गले में उतार लेता है, उसके बाद वो देखते हैं कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, और वह जिसके पंख सफ़ेद हैं वह क्या करती है, श्वेत पंखों के झपाटे जल्दी जल्दी से झपट्टा मारकर क्या करती है, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, और वो पानी की सतह पर झपट्टा मारती है और झपट्टा मारकर वो क्या करती है, एक उजली चटुल मछली, एक उजली अर्थात श्वेत वर्ण की चटुल मछली यानी चंचल मछली को वो क्या करती है, चोंच पीली में दबाकर। तो जो काले माथे वाली चतुर चिड़िया है उसकी चोंच कैसी है, पीली, तो वो अपनी पीली चोंच में चंचल सफ़ेद मछली को दबाकर दूर उड़ती है गगन में, दूर आकाश में झट से उड़ जाती है। अब इसका भावार्थ पुनः एक साथ समझिए। कवि कहते हैं कि तालाब के जल से ऊपर काफ़ी चिड़ियाँ उड़ रही हैं जिनके मस्तक का रंग काला और पंखों का रंग सफ़ेद है। उस चिड़िया को जैसे ही कोई मछली पानी की सतह के आसपास दिखती है वह अपनी पंखों की मदद से अत्यंत तेज़ी से पानी में चपट्टा मारती है और उस चमकदार सफ़ेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। आगे की पंक्ति देखिए। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। पहले इसके शब्दार्थ देखिए। बच्चों इसमें अधिकतर सभी शब्द आसान है, सिर्फ स्वच्छंद शब्द थोड़ा सा कठिन है, उसका अर्थ समझिए। स्वच्छंद का अर्थ होता है आज़ाद या मुक्त। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। कवि जहाँ बैठे हैं वहाँ का प्राकृतिक दृश्य वह देख रहे हैं, वह कहते हैं और यहीं से, यानी जहाँ पर वो बैठे वहीं से कह रहे हैं, भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, कि वहाँ से कुछ दूरी पर ज़मीन ऊंची है और वहीं सामने से रेल की पटरी भी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है और कवि जानता है कि वह रेलगाड़ी के आने जाने का समय नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। और कवि कहते हैं कि मैं भी इस समय स्वतंत्र हूँ, मैं भी किसी कार्य को करने के लिए मुझे भी आना जाना नहीं है, मैं स्वतंत्र रूप से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जाना नहीं है और मुझे यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, यानी मुझे कोई विशेष कार्य नहीं है। अब इसका भावार्थ पुनः एक साथ समझिए। कवि कहते हैं कि वह जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ से सामने की भूमि का धरातल ऊंचा है, वहाँ सामने रेल की पटरी गई है। कवि को ज्ञात है कि वहाँ से अभी किसी गाड़ी के गुजरने का समय नहीं है, वह वहाँ से जाने की जल्दी में नहीं है, जब इच्छा होगी तब वो वहाँ से चला जाएगा, वह वहाँ से जाने के लिए स्वतंत्र है, उसे अभी कोई आवश्यक कार्य भी नहीं है।
आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ का अर्थ है उबड़ खाबड़, बांझ का अर्थ है बंध्या, रीवा का अर्थ है एक कटीला पेड़ और कुरूप का अर्थ है भद्दे। अब इनकी पंक्तियों का अर्थ समझिए। कवि कहते हैं कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। कवि कहते हैं कि वह जब देखते हैं तो उनके सामने चित्रकूट नामक स्थान की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, और जो भूमि है वो बांझ है यानी उपजाऊ भूमि नहीं है। और इन पहाड़ियों पर जो उपजाऊ भूमि नहीं है तो वहाँ पर रीवा के पेड़ कांटेदार होते हैं, कुरूप खड़े हैं यानी उनमें बहुत ज़्यादा फूल तो उगते नहीं हैं, तो इसलिए कवि ने उन्हें कुरूप कहा है कि वह कुरूप पेड़ वहाँ पर खड़े हुए हैं। यह पेड़ किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। अब इसका एक साथ भावार्थ दोबारा समझिए। कवि कहते हैं कि वो जहाँ बैठे हैं उनकी आंखों के सामने चित्रकूट की बेडौल टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये पहाड़ियाँ कहीं ऊंची हैं और कहीं नीची हैं, इसलिए कवि ने इन्हें अनगढ़ पहाड़ियाँ कहा है। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ नहीं है अर्थात बंजर है। यहाँ किसी प्रकार की घास, हरियाली या छायादार पेड़ नहीं है। नाम मात्र कहीं कहीं रीवा के कांटेदार और देखने में कुरूप पेड़ अवश्य हैं, जो किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें 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 सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों। बच्चों पहले इसके शब्द अर्थ देखिए। बच्चों, सुग्गा का अर्थ होता है तोता, वनस्थली यानी जंगल का जो क्षेत्र होता है उसे वनस्थली कहते हैं। हृदय चीरता का अर्थ है यानी दूर तक जो आवाज़ गूंजती है। अब इसके पंक्तियों का अर्थ समझिए। कवि कहते हैं सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, कि कवि वहाँ पर बैठा है और वहाँ पर शांत सा वातावरण है, तो कवि कहते हैं कि वहाँ पर उनको सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, यानी तोते की टेंटे की आवाज़ मीठी मीठी उनको कानों में सुनाई दे रही है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, और उनको सारस का स्वर, वनस्थली का हृदय चीरता यानी वनस्थली यानी जंगल क्षेत्र का हृदय चीरता यानी उसकी आवाज़ जंगल क्षेत्र में गूंज रही है। किसका स्वर? सारस का स्वर, और वो स्वर क्या है? टिरटों टिरटों। अब इसका भावार्थ एक साथ समझिए। कवि कहते हैं कि पोखर के किनारे से तोते की टें टें टेंटे की बार बार आवाज़ आती हुई सुनाई दे रही है। तोते की यह आवाज़ मेरे मन में बहुत ही भा रही है। कवि कहता है जिसे सुनते ही गाने को मेरा मन कर रहा है। दूसरी ओर सारस के जोड़ों की टिटो टिटो की ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस के जोड़े की यह ध्वनि सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस का यह स्वर कभी तीव्र होता है और कभी मंद पड़ता है। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का हृदय बिद्ध हो रहा है, या जंगल का हृदय वह चीरती हुई आवाज़ गूंज रही है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। पहले शब्दार्थ देखिए। जुगल का अर्थ होता है युगल जोड़ा, और चुप्पे चुप्पे का अर्थ है चुपचाप या छिपकर। अब इसकी पंक्तियों का अर्थ समझिए। कवि कहते हैं कि मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। तो कवि कहते हैं कि उस आवाज़ को सुनकर उनका मन प्रेमातुर हो उठता है। उनका मन करता है कि वह सारस के साथ उड़कर वहाँ पहुँच जाएं जहाँ
हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुपके चुपके, जहाँ हरे भरे खेतों के बीच में यह जुगल जोड़ी रहती है और परस्पर प्रेम की बातें करती है। कभी चुपचाप तथा छिपकर उनकी प्रेम कहानी को सुनना चाहते हैं। अब इसका संपूर्ण भावार्थ एक साथ समझिए इस पैराग्राफ का। दूर से आती आवाज़ को सुनकर कवि का मन इतना सरस और प्रेम विभोर हो उठता है कि उनका मन भी करता है कि वह अभी उड़कर वहाँ चले जाएं जहाँ बैठा सारस का जोड़ा एक दूसरे के साथ प्रेम कर रहा हो। वह वहीं कहीं छिपकर बैठ जाना चाहते हैं, जिससे चुपचाप उस सारस युगल के प्रेम भरी बातों को वह सुन सके। बच्चों, आपकी चंद्र गहना से लौटती बेर नामक कविता का भावार्थ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।